हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक फार्मेसी एज अ कैरियर। एंड ये सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स थ्योरी सब्जेक्ट फॉर डी फॉर्म फर्स्ट ईयर। एंड अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें हम देखेंगे कि फार्मेसी एज ए करियर क्या क्या जॉब ऑप्शंस मिलते हैं, क्या स्कोप है फार्मेसी का, ये सब हम इसमें जानेंगे। जैसे लोगों की अवधारणा रहती है कि फार्मासिस्ट है तो वो सिर्फ दवाइयाँ ही वितरण करते होंगे या डिस्पेंसिंग में ही सिर्फ उनका जॉब लगता है, बाकी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, वो लाइसेंस रेंट पे उठा सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। कई सारे ऐसे मिथ्स बना के रखे हैं, जानते ही नहीं है कि स्कोप क्या है फार्मेसी का, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी पे हमें अच्छा ओहदा मिलता है फार्मेसी में। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं इस स्लाइड में अब हम व्हाट डू फार्मासिस्ट डू। फार्मासिस्ट क्या करता है? पेशेंट को एजुकेट करता है अबाउट द प्रेस्क्रिप्शन। जैसे कि कोई पेशेंट जब किसी हॉस्पिटल में जाता है तो उसे डॉक्टर एक प्रेस्क्रिप्शन पेज पर दवाइयाँ लिख कर देता है, जिसको रिजॉल्व करता है फार्मासिस्ट। जब हम उसे मेडिकल स्टोर पे लेके जाते हैं तो जो फार्मासिस्ट होता है उसको रिजॉल्व करता है, पेशेंट को बताता है कि ये दवा किस टाइम खानी है, कब खानी है, कितने अमाउंट में लेनी है, और भी चीज़ें बताता है पेशेंट को। जैसे कि ओटीसी मेडिकेशंस जो होती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग जो होती हैं, जो कि बगैर प्रेस्क्रिप्शन के हम मार्केट से, मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी स्टोर से हम डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो पेशेंट को उसके बारे में बताता है कि हमें कौन सी दवा खुद से लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड जो ड्रग्स होती हैं वो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन के बगैर हम उसको सेल नहीं कर सकते। तो और फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है एडवाइज द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल और ड्रग डिसीजन फॉर पेशेंट। यानी कि इसका मतलब है कि अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि पेशेंट के लिए कौन सी दवा सही है या नहीं, ये डिसीजन लेने का काम करते हैं फार्मासिस्ट। प्रोवाइड एक्सपर्टाइज अबाउट कंपोजिशन ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज यूज। तो ड्रग की प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं, उसके बारे में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उसका यूज़ कहाँ पे, किस डिजीज़ में है, ये सब एक्सपर्टाइज फार्मासिस्ट करते हैं। और इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि ड्रग की प्योरिटी और स्ट्रेंथ को सुनिश्चित करते हैं फार्मासिस्ट। एंड ड्रग डू नॉट इंटरेक्ट इन अ हार्मफुल वे को, मतलब कि इसमें ड्रग कोई हानिकारक तरीके से कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं कर रही है, इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं फार्मासिस्ट। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में देखेंगे फार्मेसी इज ए वर्सेटाइल डायनामिक ग्रोइंग इंक्रीजिंगली डाइवर्स प्रोफेशन। मीन्स फार्मेसी बहुमुखी, गतिशील, बढ़ता हुआ तेजी से विविध पेशा है जो कि एक उत्साह पैदा करता है, क्योंकि सेवाओं के लिए बहुत सारे अवसर हैं। यह एक सदियों पुराना पेशा है जो ग्लोबल हेल्थ केयर के हब में बदल गया है। इस पॉइंट में, सेकंड पॉइंट पे जो अभी हमने लाइन बोली है यही हमने एक्सप्लेन की है। एंड दूसरी ओर इस प्रोफेशन का दुर्भाग्य है कि फार्मासिस्ट का एक अलग ही इमेज बना के रखा है कि सिर्फ ये दवाइयाँ वितरण करते हैं और दवाइयों को बेचते हैं, इसके अलावा इनका कोई और रोल होता नहीं है। जिनको पता नहीं है कि फार्मेसी का क्या स्कोप है, वो यही सब अवधारणा बना के रखते हैं। फार्मेसी, ओ तो तुम दवाइयाँ ही बांटते होगे, ऐसा कुछ लोगों ने इमेज बना रखी है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि फार्मेसी में कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें फार्मेसी में मिलती हैं। ठीक है ना, देखते हैं फार्मासिस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड वर्क एरिया। फार्मेसी प्रैक्टिस सेटिंग एंड अदर सेटिंग
और इंडस्ट्री। तो प्रैक्टिस सेटिंग में हम आते कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये सारे हॉस्पिटल बेस्ड कोर्सेज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हमें अच्छा एरिया प्रोवाइड कराती हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ। एंड अब हम देखते हैं इंडस्ट्री में हम प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें फॉर्मुलेशन एंड बल्क ड्रग प्रोडक्शन में अच्छा करियर है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा करियर, काफ़ी अच्छी जॉब मिलती है। एंड पैकेजिंग में भी काफ़ी अच्छी जॉब मिलती है। एंड सेल्स एंड मार्केटिंग में थोड़ा सा इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं हम। इसमें डिपेंड करता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम में कितना हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। और देखते हैं अब हम रेगुलेटरी अफेयर्स में भी हम जाते हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पे फार्मासिस्ट को हम देखते हैं कि रेगुलेटरी में वो कि इंडस्ट्री अप्रूव्ड है भी या नहीं प्रोडक्शन के लिए, ये सारी चीज़ें। और इंडस्ट्री को अप्रूवल दिलाने के लिए हम रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में एज ए बतौर फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। अब अदर सेटिंग में हम जाते हैं एकेडमिक में हम जाते हैं पीएचडी स्कॉलर, जो कि रिसर्च करते हैं, जिसमें टीचिंग का ऑप्शन है। और रिसर्च में डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाके हम नई दवाइयों का नया प्रोजेक्ट लेके हम नई दवाइयों को सर्च ढूंढते हैं और न्यू केमिकल एंटिटीज़ को हम ढूंढते हैं, जिससे उससे हम किसी डिजीज़ के अगेंस्ट अगर न्यू केमिकल एंटिटीज़ अगर हमें मिल जाती है तो हम उसको ब्रॉड लेवल पे प्रोडक्शन एरिया में ले जाते हैं, जैसे कि मानव हित के लिए, जो कि सही होता है। अब फिर आते क्लिनिकल रिसर्च में क्लिनिकल ट्रायल्स जो फार्मासिस्ट करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में ये लोग जाते हैं और देखते हैं कि ड्रग का क्या इफ़ेक्ट है ऑन ह्यूमन बॉडी, ऑन एनिमल, ये सब चीज़ें इसमें हम चेक करते हैं। तो इन सभी एरियाज़ में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, इन्हीं सबको थोड़ा एलैबोरेट फॉर्म में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं स्लाइड में, इसमें देखते हैं हेल्थ केयर, जिसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी में देखेंगे देश के लगभग हर नुक्कड़ पर भारत में लगभग 5 लाख फार्मासिस्ट, केमिस्ट और मेडिकल स्टोर हैं। ये मैत्रीपूर्ण पड़ोस की फार्मेसी जनता को दिन में यहाँ तक कि घंटों में त्वरित सेवा एवं दवाएं प्रदान करके राष्ट्र की सेवा कर रही हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए होती है बी फार्मा, डी फार्मा बोथ। अब आते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी, इसको हम डिफाइन करते हैं रोगी के नज़दीक अस्पताल के अंदर फार्मेसी का अभ्यास, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर ही फार्मेसी प्रैक्टिस जो रहती है, फार्मेसी का जो प्रैक्टिस रहती है वो हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर एक छोटा सा फार्मेसी रहता है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें एक छोटा सा फार्मेसी भी रहता है, जो कि रोगी को तुरंत दवाइयाँ प्रोवाइड करा सके, जैसे कोई इमरजेंसी केस आता है तो। इसलिए इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे नर्सेज हैं, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो कि फार्मासिस्ट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड एंड सर्जरी से रिलेटेड, अदर पेशेंट केयर आइटम्स जो कि रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट केयर के लिए जो आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए फार्मासिस्ट से हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए रहती है बी फार्मा एंड डी फार्मा बोथ। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें देखेंगे कि अब हमें आगे क्या स्कोप है इसका। देखेंगे अब हम क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। क्लिनिकल फार्मेसी ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच क्लिनिकल फार्मासिस्ट डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड कराता है, जो कि मेडिसिन को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे कि पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट किया जा सके और इससे डिजीज से प्रिवेंट किया जा सके।
इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए होती है बी फार्मा विद 3 मंथ एडिशनल एक्सपीरियंस विद MBBS डॉक्टर। आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें प्रोडक्शन एरिया। प्रोडक्शन में देखते हैं प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग, मीन्स रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जो मटेरियल बनाते हैं उसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो प्रोडक्शन एरिया में आता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए होती है बी फार्मा डी फार्मा बोथ। एंड क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस में हम देखेंगे इन दिस फील्ड देयर आर सेवरल वर्क फॉर फार्मासिस्ट सच एज मेकिंग BPR, यानी BPR मीन्स बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, एंड BMR बैच मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड, एंड डाटा एंट्री एंड अदर पेपर वर्क। ज़्यादातर इसमें क्वालिटी एश्योरेंस में पेपर वर्क रहता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए थी बी फार्मा डी फार्मा बोथ। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें देखते हैं क्या स्कोप है फार्मेसी का। आगे देखते हैं अब इस स्लाइड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन दिस फील्ड वी रिसर्च अ न्यू केमिकल एंटिटी और ड्रग फॉर एक्टिंग अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डिजीज। यानी कि रिसर्च में ज़्यादातर देखा होगा जब हम कोई न्यू केमिकल एंटिटी की खोज कर लेते हैं तो उसका कई जगह से अप्रूवल लेने के बाद जब हम इसको पायलट प्लांट प्रोडक्ट्स में यानी बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर करते हैं किसी डिजीज़ के अगेंस्ट, तो इसके लिए हमें एलिजिबिलिटी चाहिए रहती है बी फार्मा एम फार्मा एंड PhD। जब हम ये सब कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें इसमें काफ़ी अच्छे लेवल पर अच्छे अमाउंट में सैलरी मिलती है और काफ़ी अच्छा फील्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, लेकिन उसके लिए काफ़ी हायर एजुकेशन चाहिए रहती है। देखते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी कंट्रोल। इन दिस फील्ड फार्मासिस्ट परफॉर्म सम केमिकल टेस्ट फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग। किसी ड्रग की क्वालिटी चेक करने के लिए कुछ फार्मासिस्ट जो होता है कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म करता है, जिससे देखता है कि ड्रग डिग्रेड तो नहीं हो गई है, कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, जो API हमने मार्केट से मंगाया है, रॉ मटेरियल मंगवाया है तो कोई कंटामिनेशन तो नहीं हुआ है। ये सब इसमें हम चेक करते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए रहती है बी फार्मा डी फार्मा BSc केमिस्ट्री। अब आते हैं पैकेजिंग पर। वी कैन आल्सो डू इन अ पैकेजिंग एरिया। हियर वी द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग विद प्रोडक्ट्स डिटेल, यानी कि इस जो पैकेजिंग की प्रोसेस होती है उसमें प्रोडक्ट का डिटेल लिखना रहता है और देखते हैं कि प्रोडक्ट सही से पैक भी हुआ है या नहीं। अगर सही से पैक नहीं हुआ होगा तो जो ड्रग होती है वो जल्दी डिग्रेड हो जाएगी और जल्दी ख़राब होने लगेगी, जो कि ड्रग की जो लाइफ स्पैन होती है वो जल्दी ख़राब होने लग जाएगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगी उसकी लाइफ स्पैन। तो इसलिए पैकेजिंग को काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। तो इसमें देखेंगे पैकेजिंग में काफ़ी अच्छा स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए रहती है बी फार्म डी फार्म बोथ। अब आते हैं रेगुलेटरी एरिया में हम देखेंगे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रेगुलेट द मेंटेन ऑल वर्क इंडस्ट्री। जो रेगुलेटरी एरिया में वर्क करते हैं जो फार्मासिस्ट वो ऑल इंडस्ट्री वर्क को मेंटेन रखते हैं। इसमें इसके एलिजिबिलिटी चाहिए रहती है बी फार्मा एंड एम फार्मा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें देखेंगे कि क्या नेक्स्ट स्कोप है रेगुलेटरी में। देखते हैं हम इस स्लाइड में रेगुलेटरी के बाद का ये पोर्शन है। तो देखते हैं इसमें तो फार्मासिस्ट वर्क इन DCGI यानी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में। फार्मासिस्ट औषधि नियंत्रण विभाग में विभिन्न वर्गों में कार्य करते हैं। CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ड्रग कंट्रोल के लिए भारत में केंद्रीय निकाय है। उनका कार्य यह है इंश्योर करना है कि बाजार में फार्मास्यूटिकल्स के रॉ मटेरियल से तैयार यानी कि तैयार उत्पाद मीन्स फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स तक विनिर्माण सुविधा से ग्राहक को वितरण विनियमित किया जाता है ताकि फार्मास्यूटिकल्स की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निरीक्षण करते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल, मार्केट अप्रूवल आदि देने में शामिल होते हैं। ये ड्रग कंट्रोल से जुड़ी
ड्रग टेस्टिंग प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, जिसमें भी डिपार्टमेंट आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट एंड एनालिस्ट डिपार्टमेंट। इस पैराग्राफ में हमने यही सब लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देन अब हम देखते हैं कैरियर इन रेगुलेटरी बॉडीज। कैरियर इन रेगुलेटरी बॉडीज में हम देखेंगे एक फार्मासिस्ट को खाद्य एवं औषधि प्रशासन जैसे नियामक का निकायों में अवशोषित किया जा सकता है। नैदानिक परीक्षण केंद्रों में अनुभव रखने वाला फार्मासिस्ट नैदानिक परीक्षण प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए निरीक्षक के रूप में भी कार्य कर सकता है। इन सरकारी नौकरियों के लिए छात्र को MPAC परीक्षा में बैठने और पास करने की आवश्यकता होती है। MPSC एग्जामिनेशन में बैठना रहता है फार्मासिस्ट को। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए रहती है B.Pharm एंड M.Pharm। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें देखेंगे कि क्या है इसका स्कोप और देखते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में देखा होगा जैसे कि MR की जॉब लोग, जैसे फार्मासिस्ट अप्लाई करता है MR की जॉब के लिए, जिसका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए इस जॉब के लिए। उसको दवाई के बारे में हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि वो किसी भी फिजिशियन या डॉक्टर होता है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। उसका थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या है ड्रग की, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, पेशेंट के लिए क्या यूज़ है उसका, ये सब चीज़ें जानता हो तो उसके लिए ये अच्छा करियर ऑप्शन है। और हम इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी जो लोग चुनते हैं, तो कंपनियां इस नौकरी के लिए ज़्यादातर फार्मेसी ग्रेजुएट्स को चुनती हैं, और क्योंकि उन्हें दवा के मॉलिक्यूल्स और जो भी थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उन सभी दवा की प्रक्रियाओं के बारे में, ज़्यादातर दवा के इंटरेक्शंस के बारे में सब कुछ पता रहता है, जिससे कि वो अच्छे से दवाइयों के बारे में एक्सप्लेन करके काफ़ी अच्छा अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं इस जॉब के लिए। एलिजिबिलिटी B.Pharma एंड T.Pharma बोथ। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, सम फार्मास्यूटिकल कंपनीज। Some pharmaceutical companies like Sun Pharmaceutical Industry Limited Mumbai, Lupin Multinational Pharmaceutical Company Mumbai, Dr. Reddy's Laboratory Hyderabad, Cipla Multinational Company, Glenmark Multinational Company and Mankind Multinational Company, ये सारी कंपनियां काफ़ी अच्छे रैंक पर हैं इंडिया में, तो इन कंपनियों में हम अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें देखेंगे कि अदर कैरियर्स क्या हैं इस फार्मेसी प्रोफेशन में, और एलैबोरेट फॉर्म में उसको भी हम पढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं अदर कैरियर्स। अदर कैरियर्स में हम देखते हैं एकेडमिक्स। एकेडमिक हम PhD होल्डर कैन टीच इन ऑल फार्मेसी कोर्सेज। M.Pharma होल्डर कैन टीच B.Pharm एंड D.Pharm, यानी जो M.Pharma किया रहेगा वो B.Pharm और D.Pharm दोनों को पढ़ा सकता है। PhD वाला B.Pharm, D.Pharm, M.Pharm तीनों को पढ़ा सकता है, और जो B.Pharma होल्डर है वो ओनली ऑन D.Pharma को पढ़ा सकता है, D.Pharma स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। अब आते हैं फार्माकोविजिलेंस में, जिसमें क्लिनिकल रिसर्च के बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रोज़गार के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। भारत में क्लिनिक CROS, फार्माकोलॉजिस्ट, डॉक्टरेट, उच्च कुशल चिकित्सक, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, पोस्ट फार्मासिस्ट, केमिस्ट, एनालिस्ट के साथ कार्यरत हैं, यह जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल भी कहते हैं। एक फार्मासिस्ट क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकता है और प्रोजेक्ट मैनेजर के पद तक पहुंच सकता है। द क्लिनिकल रिसर्चर, जो क्लिनिकल रिसर्चर होते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स के संचालन, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स की जो निगरानी होती है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें यह देखना होता है कि परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के नियमों को पालन करता है, कि आवश्यकताओं को पूरा करता भी है या नहीं, यानी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है कि नहीं ये क्लिनिकल ट्रायल। तो इसमें हम ये सब जानेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम देखेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं इसमें।
देखते हैं हम स्लाइड में डाटा एनालिसिस। ए फार्मासिस्ट कैन सीक एम्प्लॉयमेंट एज डाटा मैनेजर, यानी डाटा को मैनेज करने वाला। टू स्टोर द डाटा इन कंप्यूटर, यानी कि डाटा को एक वेल डिफाइंड फॉर्म में स्टोर कर सके, जो कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इसमें डाटा को काफ़ी अरेंज फॉर्म में, काफ़ी मैनरेबल फॉर्म में अरेंज कर सके, इसमें डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है। अब आते हैं होल सेल एंड रिटेल सेल बिजनेस, यानी कि जो मेडिकल एंड होल सेल एजेंसी ऑफ ड्रग, जहाँ से हम डायरेक्टली काफ़ी बड़े अमाउंट में ड्रग को परचेज करते हैं और अपने मेडिकल स्टोर में इसको हम स्टोर कर सकते हैं। रिटेल सेल का मतलब होता है प्रेस्क्रिप्शन पेज दिखाया सामने वाले ने और हमने सिर्फ उतना ही अमाउंट में ड्रग दी जितनी सामने वाले को रिक्वायरमेंट है। और होल सेल में देखते हैं मेडिकल स्टोर में हम काफ़ी स्टॉक मेंटेन करके दवाइयों को रखते हैं ताकि ये दवाइयाँ जल्दी ख़त्म ना हो और टाइम टू टाइम हम इसको रिलीज़ कर सके मार्केट में। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए रहती है। बी फार्मा शुड बी रजिस्टर्ड, यानी कि जो PCI रजिस्टर्ड होना चाहिए, अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब आते हैं रेलवे फार्मासिस्ट। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी हमें करनी रहती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए रहती है बी फार्मा एंड डी फार्मा। अब ड्रग इंस्पेक्टर पे आते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर में हम देखते हैं ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसकी वैकेंसीज बहुत ही कम निकलती हैं, कभी कभार ही निकलती हैं और बहुत ही कम सीट्स निकलती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए रहती है बी फार्मा विद 18 month एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेस्टिंग ऑफ शेड्यूल C और C1 ड्रग्स, यानी 18 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। और अब देखते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। जो बी फार्म ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंट ट्रीटमेंट हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं, जो कि पेशेंट जब एलर्जिक होता है या किसी ड्रग से कोई साइड इफ़ेक्ट रहता है तो उस पेशेंट की हिस्ट्री को मेंटेन करके रखते हैं फार्मेसी ग्रेजुएट्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम इसका फार्मेसी ट्री देखेंगे जिसमें देखेंगे कितनी ब्रांचेस हैं फार्मेसी की। फार्मा ट्री में अब हम देखेंगे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, एकेडमिक्स, मार्केटिंग, गवर्नमेंट जॉब्स, रेगुलेटरी बॉडीज, केमिस्ट शॉप, एंटरप्रेन्योरशिप, अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, हायर स्टडीज, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, रिसर्च डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है इसमें। और अब देखते हैं फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, कैसे फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं कि कोई रॉ मटेरियल है उसके साथ कौन सा पॉलीमर सुटेबल है या नहीं, कौन सा बाइंडर सुटेबल है, उसकी ड्रग की लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाएं, तो उसका जो एक्सिपिएंट प्रोडक्ट है अगर हम चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। तो इस सब में भी हम थोड़ा सा अपना करियर बना सकते हैं। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में ये आता है। अगर हम उसका टैबलेट बनाना चाहें तो टैबलेट बना सकते हैं, कैप्सूल बनाना चाहें तो कैप्सूल भी बना सकते हैं एक ही ड्रग का। तो कितने फॉर्म में हम उसको डेवलप कर सकते हैं। अब आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, तो जो लाइफ ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स पैकेजिंग। अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी है तो उस ड्रग की लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी लंबी ड्यूरेशन तक वो चलेगी, नहीं तो जल्दी एक्सपायर हो जाएगी, डिग्रेड होने लगेगी ड्रग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई न्यू केमिकल एंटिटी अगर हमने खोज ली है तो उसको हम बड़े लेवल पर प्रोडक्शन एरिया में ला सकते हैं। तो इसमें भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी भी हमने आपको पहले ही बता दिया है। कम्युनिटी फार्मेसी भी हमने आपको पहले ही बता दिया है। एकेडमिक्स में बी फॉर्म, एम फॉर्म एंड PhD एंड टीचिंग एज पर AICTE नॉर्म्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर D फॉर्म कॉलेजेस एज लेक्चरर इन B फॉर्म, यानी B फॉर्म अगर आपने किया हो तो आप D फॉर्म को पढ़ा सकते हैं। और मार्केटिंग में जो MR की जॉब होती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। ड्रग गवर्नमेंट जॉब्स में ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, साइंटिस्ट इन CSIR, ICMR, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये सारी जॉब्स गवर्नमेंट होती हैं।
एंड रेगुलेटरी बॉडीज मेंबर ऑफ पीसीआई। रेगुलेटरी बॉडीज़ में आपको मेंबर ऑफ पीसीआई का मेंबर बनना रहेगा, एआईसीटी का मेंबर बनना, जिसके लिए आपको ये सारी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। एंड केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं, यानी फार्मेसी शॉप जैसे आपने देखा होगा जगह जगह खुली हुई है हमारे यहाँ। अब एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अगर हम एमफॉर्म किए हुए हैं तो हम एक अपनी खुद की इंडस्ट्री खोल सकते हैं उसके बेसिस पे। तो ये अनदर चैलेंजिंग एरिया रहता है, इसमें हम बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे ही हम ग्रो कर जाते हैं तो फिर बहुत अच्छा हमें पैसा मिलता है इसमें। अपॉर्चुनिटीज़ इन अब्रॉड में जाने के लिए, जैसे कि डीएचए का एग्ज़ाम होता है, तो डीएचए के एग्ज़ाम के थ्रू हम सऊदी अरब में काफ़ी अच्छी फार्मासिस्ट की जॉब पा सकते हैं। और दूसरा एग्ज़ाम होता है आईलेट्स का, जो कनाडा में जाने को मिलता है एनआरआई बनने के लिए। अब आते हैं हायर स्टडी में, जैसे कि एमबीए, एमएस स्नाइपर, क्लिनिकल रिसर्च, एम फार्मा, बी फार्मा, ये सारी चीज़ें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर हम करते हैं तो काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके बाद अदर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक न्यूक्लियर फार्मेसी, फार्माकोथेरेपी, फोरेंसिक फार्मेसी, आर्म्ड सर्विसेज एंड फार्मा कंसल्टेंसी एंड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एक्सेट्रा। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो रेगुलर सब आते रहेंगे। हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर आएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।